आज का हमारा टॉपिक है जैव संसाधन यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज। जैव का मतलब जो जिसमें जीवन पाया जाता है। वो जीवन किसी भी रूप में हो सकता है। हमें पता है पेड़ पौधों में जीवन है और प्राणी जो हैं, चाहे मनुष्य है चाहे जीव जंतु है, सब में जीवन है ना। तो इस तरह वनस्पति और प्राणी संसाधन, ये जैव संसाधन के दो प्रकार हम कह सकते हैं। ठीक है, जैव संसाधन जो है या बायोटिक रिसोर्सेज को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु। आम भाषा में मैं कहूँ तो पेड़ पौधे और जीव जंतु। पेड़ पौधे को हम कह रहे हैं वनस्पति और इसको हम कह रहे हैं प्राणी और जीव जंतु संसाधन। जब हम वनस्पति की बात करते हैं तो वनस्पति का मतलब है कि पेड़ पौधों का जो भी रूप है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से उगे हुए वन हो, ठीक है, या प्राकृतिक रूप से उगी हुई घास भूमि या कृत्रिम घास भूमि, दोनों आ सकती हैं, और मानव के द्वारा उगाई हुई फसलें। तो वनस्पति के तीन जो है पार्ट, वनस्पति को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन, घास भूमि और फसलें। जब प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे उगते हैं और घना आवरण छाता है तो उसको हम वन कहते हैं। घास भूमि का मतलब ये है कि पेड़ नहीं होते हैं बल्कि घास होती है, मुलायम तने वाली जो है, मतलब कठोर नहीं होती है, ठीक है। और तीसरा जो है फसलें हैं जिनको उगाने का काम मनुष्य करता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो है वनस्पति में आते हैं। प्राणी संसाधन की अगर हम बात करें तो प्राणियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले जीव जंतु और बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव जंतु। रीढ़ की हड्डी वाले जीव जंतु में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है बायोटिक रिसोर्सेज आते हैं, जिसमें मत्स्य संसाधन हम पढ़ चुके हैं और स्वयं मनुष्य भी इसी में आता है, ठीक है। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव जंतु छोटे जरूर हो सकते हैं, आकार में छोटे होते हैं ये, लेकिन जो है इनका जो योगदान है वो हमारी खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में और हमारे पूरे जो इकोसिस्टम है उसको बनाए रखने में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह जो है प्राणी संसाधन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो वन संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोटिक रिसोर्सेज, और बायोटिक रिसोर्सेज में भी वन संसाधन। वन यानी कि प्राकृतिक रूप से उगे हुए वनस्पति, प्राकृतिक रूप से उगी हुई वनस्पति, उसमें कुछ भी आ सकता है, चाहे वो बड़े बड़े जो है पेड़ हो। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पेड़ होते हैं केवल पेड़ ही होते हैं, हमें पता है उनके साथ कई तरह की बेलें होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, है ना, और घास भी होती है। तो वो सब का सब जो है इस वन संसाधन में आता है, ठीक है। तो वन का तात्पर्य है प्राकृतिक रूप से स्वतः उगने बढ़ने वाले पेड़ पौधों तथा घास के सघन आवरण को हम वन कहते हैं, ठीक है। और वन इतना इम्पोर्टेंट साधन है कि हम इसको हरा सोना या जो है लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं। लंग्स का क्या काम है हमारी बॉडी के लिए? जो हमारी वायु है उसको साफ करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर निकालता है। इसी प्रकार जो पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पति है, वन है, जो वन संसाधन है, वो पूरी पृथ्वी को साफ करने का काम करते हैं। जिस तरह हमारे फेफड़े हमारे लिए वायु को शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार से जो वन है वो पूरी पृथ्वी के लिए वायु को शुद्ध करते हैं। इसलिए जो है इसको लंग्स ऑफ द अर्थ या पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। किसको? वन संसाधन को। और इसी प्रकार जो है इसे हरा सोना भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है इतना इम्पोर्टेंट संसाधन है और हरे रंग का होता है, तो हम जो है इसको हरा सोना भी कह देते हैं। अब हम इसके प्रकारों पे आए कि वन संसाधनों, हाँ, वन संसाधन होते कैसे हैं। वनों का हमें पता है कि कितने सारे वन होते हैं। जो कुछ वन हैं जो कटीली झाड़ियाँ ही होते हैं, कुछ वन हैं जो कि कठोर लकड़ी के होते हैं, कुछ वन हैं जो कि मुलायम लकड़ी के होते हैं। तो ये इतनी विविधताएं वनों में कहाँ से आती हैं, या वनों में अलग अलग तरह के पेड़ बनने का तात्पर्य क्या क्या है? वनों में अलग अलग तरह की जो प्रकार पाए जाते हैं उसका एकमात्र कारण हमारी
जलवायु। क्या है? जलवायु है, या हम इसको कह सकते हैं, अगर हम भौतिक परिस्थितियां कहेंगे या भौगोलिक परिस्थितियां कहेंगे तो वो टर्म ज़्यादा ठीक होगी, क्योंकि भौगोलिक में जलवायु, तापमान, ये सारी चीज़ें आने के साथ साथ मृदा और धरातल, ये चीज़ें भी आ जाए। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा धरातल, जलवायु और जो है भूगर्भिक संरचना, ये सारे जो है वनों के विभिन्न प्रकारों के बनने का कारण होते हैं। अब जलवायु में कौन कौन से तत्व आते हैं? जलवायु में तापमान आ जाएगा, वायुदाब आ जाएगा, पवनें आ जाएंगी, है ना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्षा, तापमान और वर्षा, ये जलवायु के दो कारक जो है वनों के प्रकारों को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जहाँ पर जो है जहाँ पर वन पाए जाते हैं, या हम कहें कि अगर जलवायु ठंडी और गर्म है और वर्षा की मात्रा कम और ज़्यादा है, तो उसके कारण वनों के विभिन्न प्रकारों का निर्माण हो सकता है। या हम जो है वनों के मुख्य 4 प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। इनके और भी ज़्यादा उप विभाग हो सकते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार के जो है अगर अलग अलग तरह के जो है, जैसे हम उष्णकटिबंधीय वन कह देते हैं। उष्णकटिबंधीय वन में जो है कुछ वन हैं जो कठोर लकड़ी के हैं, कुछ हैं जो मुलायम लकड़ी के हैं, तो हम उनको 2 अलग कैटेगरी भी कर सकते हैं और एक भी पढ़ सकते हैं कि ये केवल जो है उष्णकटिबंधीय वन है। तो इस प्रकार जो है इनकी जो लिस्ट है वो लंबी हो सकती है। जो मुख्य प्रकार है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, किसके? वन संसाधनों के। वन संसाधनों के मुख्य प्रकार की अगर हम बात करें तो इनको 4 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन। उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन, इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, भूमध्य रेखीय आर्द्र वन और मानसूनी जलवायु। दूसरे प्रकार के जो वन संसाधन है हमारे वो है भूमध्य सागरीय आर्द्र वन। ठीक है, ये जो है मध्य अक्षांशों के वन है। तीसरे प्रकार के वन है शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले पतझड़ी वन, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय मध्य अक्षांशों के वन है। और चौथा प्रकार का जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी के वन। ठीक है, तो ये 4 प्रकारों के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं कि इनकी क्या क्या जो है मुख्य विशेषताएं हैं। बहुत ज़्यादा डीप में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वन संसाधन आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो एक मोटा मोटा जो है खाका इसका लेकर चलेंगे कि मुख्य विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि इस तरह के आसान टॉपिक्स पे भी अगर हम ज़्यादा टाइम करेंगे तो फिर सिलेबस को कंप्लीट करने में दिक्कत आएगी। इसलिए हम जो है इसको मोटे तौर पर जो है देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले प्रकार का वन उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन। इसके नाम में ही कई चीजें छिपी हुई हैं। उष्णकटिबंधीय यानी कि भूमध्य रेखा के पास पाए जाएंगे। ठीक है, विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में ये वन पाए जाएंगे। कठोर लकड़ी के वन यानी कि कठोर लकड़ी के क्षेत्र में इनमें जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी जो लकड़ी है वो कठोर होती है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये तो इन वनों की मुख्य विशेषता हो गई। अब इसके जो 2 भाग हैं कौन कौन से? भूमध्य रेखीय आर्द्र वन और मानसूनी वन। इनके बारे में देखिए कि इनमें जो है क्या जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये दोनों ही प्रकार के वन जो है इनकी तापमान जलवायु की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये वो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है ना, और इसी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा भी काफी होती है। ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंस का आधार जो है वर्षा है। ये जो उष्णकटिबंधीय वनों के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से? भूमध्य रेखीय आर्द्र वन और मानसूनी वन। इनके डिफरेंस का आधार वर्षा है। कैसे? कि जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होगी वहां भूमध्य रेखीय आर्द्र वन पाए जाएंगे। आर्द्र वन का मतलब जहां वर्षा अधिक हो, तो जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा है वहां भूमध्य रेखीय आर्द्र वन पाए जाएंगे, और जहां 200 सेंटीमीटर से कम की वर्षा है वहां पर मानसूनी वन पाए जाएंगे। ये जो वन है भूमध्य रेखीय आर्द्र वन, इनकी विशेषता क्या है कि क्योंकि तापमान अधिक पाया जाता है, वर्षा अधिक पाई जाती है, तो इसके कारण एक तो लकड़ी तो कठोर है, इन दोनों की
कठोर है। इसके साथ साथ डिफरेंशिएटेड है, यानी कि विविध प्रकार के पेड़ इसमें उगते हैं। एक जैसी लकड़ी वाले पेड़ नहीं होते हैं, बल्कि जो है कई प्रकार के वृक्ष जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, और उन सभी की जो लकड़ी है वो कठोर होती है। ठीक है। इसके साथ साथ क्योंकि तापमान अधिक होता है, तो तापमान को प्राप्त करने के लिए पेड़ों की जो ऊंचाई है वो बढ़ती रहती है। 30 से 40 मीटर ऊंचे पेड़ होते हैं। 30 से 40 मीटर की ऊंचाई बहुत होती है। 30 से 40 मीटर की ऊंचाई बहुत होती है। ऑलमोस्ट इस बिल्डिंग को जो है आप मेजर कर सकते हो, इससे भी ऊंचाई के पेड़ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो है वर्षा अधिक है और तापमान अधिक है। जो पेड़ों को बढ़ने के लिए जो चाहिए वो दोनों चीज़ें पर्याप्त मात्रा में है, तो पेड़ जो है वो ऊंचाई तक निकलते रहते हैं। लेकिन जो है इनके जो तने हैं वो बहुत लंबे होते हैं, शाखाएं काफ़ी बाद में जो है फूटनी शुरू होती है। तो इस प्रकार लंबे लंबे पेड़ जो है 30-40 मीटर की ऊंचाई पर जाकर आपस में ऊपर जो है घना एक जाल सा बिछ जाता है। तो इन वनों के अंदर अगर हम घुसे ना, तो ऊपर से हमें बिल्कुल जो है वो पेड़ आपस में मिल जाते हैं, और नीचे क्योंकि तने ही तने हैं तो नीचे वो तने दिखाई देते हैं, और ऊपर जो है एकदम छतरीनुमा जो है पूरा एक दृश्य जो है इन वनों के अंदर प्रस्तुत होता है। और ऊपर से अगर हम हवाई सर्वेक्षण करें तो इन वनों के बीच में कहीं डिफरेंस दिखाई नहीं देगा हमें, यानी कि इनके बीच में कहीं गैप दिखाई नहीं देगा। गैप केवल वहीं दिखाई देगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है कि वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है ना। क्योंकि वन जो है जहाँ कुछ इसके प्रत्यक्ष लाभ है, वहीं इसके कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं। प्रत्यक्ष लाभ की अगर हम बात करें तो ये ईंधन की लकड़ी हमें देते हैं, इमारती लकड़ी, भोजन, उद्योगों के लिए कच्चा माल, जड़ी बूटियाँ, कृत्रिम रेशा और विभिन्न प्रकार के जंतुओं का घर है। ये इसके प्रत्यक्ष लाभ हो गए। अगर अप्रत्यक्ष लाभ की हम बात करें तो सबसे बड़ा जो लाभ है, ये जो हमारे पर्यावरण को साफ करने का काम करते हैं, जो हमने कहा ना लंग्स ऑफ अर्थ है, यानी कि हमारी जलवायु को नियंत्रित करते हैं, हमारे पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करते हैं, वो इनका सबसे बड़ा जो है लाभ है ना। इसके साथ साथ मृदा अपरदन की रोकथाम करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, बाढ़ और मरुस्थलों पर नियंत्रण रहता है इनका, और विभिन्न प्रकार की जो पृथ्वी की जो सीनरी है, या हम कहें कि पृथ्वी को एक हरा ग्रह बनाने का जो काम है वो हमारे पेड़ पौधे ही करते हैं, तो वो जो है बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो वन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जैविक संसाधन है, ठीक है। और इसके वनों के साथ जो है कितनी सारी आर्थिक क्रियाएं जुड़ी हुई हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जो जंगलों से एकत्रीकरण या संग्रहण किया जाता है वो इनमें किया जाता है, आखेट इनमें किया जाता है, लकड़ी काटने का काम इनमें किया जाता है। तो इस तरह बहुत सारी प्राथमिक क्रियाओं का जो घर है वो हम कह सकते हैं कि ये वन संसाधन ही होते हैं। ओके, क्लियर? ओके।